सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी की शुरुआत करूं उससे पहले आपको कल की कहानी का अपडेट दे दूं। कल पूरे पाकिस्तान में कोहराम था एक सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से, और वो ये कि इमरान खान को रावलपिंडी के अडियाला जेल के अंदर एक रहस्यमय तरीके से मार दिया गया और उनकी लाश कहीं ले जाई गई है। अफगानी न्यूज़ की तरफ से ये खबर आई थी। उसके बाद जेल के बाहर धरना प्रदर्शन इमरान खान की तीनों बहनें बैठ गई थी। डिटेल में आपको कहानी सुनाई। अब दबाव पड़ा, प्रेशर पड़ा। 3 हफ्ते से इमरान खान की कोई खबर जेल के बाहर नहीं आई थी, लेकिन अब आज पाकिस्तानी अथॉरिटी अडियाला जेल के जेल स्टाफ की तरफ से एक बाहर मैसेज दिया गया, और वो ये कि इमरान खान जेल के अंदर बिल्कुल ठीक है, उनका हेल्थ ठीक है, स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, सेहतमंद है, और ये जो खबर अफगानी मीडिया की तरफ से आई ये बकवास है। हालांकि इस स्टेटमेंट के साथ जेल ऑफिशियल ने कोई ऐसा प्रूफ, सबूत, चाहे वो तस्वीरों के ज़रिए हो, वीडियो के ज़रिए हो, पेश नहीं किया कि ताज़ा तस्वीर इमरान खान की जेल के अंदर से। ऐसी कोई भी तस्वीर या वीडियो रिलीज़ नहीं किया। सिर्फ एक बयान जारी किया है कि इमरान खान ठीक है और ऐसी कोई बात नहीं है। फिर भी इसको लेकर पाकिस्तान में अभी बहस चल रही है, और उनके फैंस, उनके चाहने वाले, उनकी पार्टी के कार्यकर्ता, उनके फैमिली के लोग ये मांग कर रहे हैं कि हमें फिर मुलाकात करने की इजाज़त दी जाए। लेकिन मुलाकात की बात अभी तक बनी नहीं है। 3 हफ्ते हो गए हैं, किसी को मिलने नहीं दिया गया है, और अब जब तक मुलाकात होगी नहीं, कोई उनका फैमिली मेम्बर वहाँ उनसे मिलकर नहीं आता, तब तक ये जो खबर है इसको पर लगते रहेंगे। तो जैसे ही मिलने की इजाज़त मिलती है उसके बारे में फिर आपको अपडेट देंगे। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर, और इस कहानी की शुरुआत एक तस्वीर से। ये एक वीडियो है, ये नोएडा का वीडियो है। तारीख 24 नवंबर है। इस वीडियो में आपको एक सलवार सूट में ये मैडम दिखाई देंगी। ये मैडम लगातार, इनके हाथ में एक फ़ोन है और फ़ोन कान पर है, यानी बातचीत जारी है। अब मैडम सामने से चली आ रही, फिर कैमरे के फ्रेम में अचानक एक पुलिस वाला दिखाई देता है। अब आगे आगे पुलिस वाला, पीछे पीछे मैडम। इसके बाद एक कार दिखती है। पुलिस वाला कार का दरवाज़ा खोलता है और मैडम उस कार के अंदर बैठ जाती है। ये तस्वीर खत्म। थोड़ी देर के बाद एक फिर दूसरी तस्वीर में ये मैडम नज़र आती हैं। इस बार मैडम के साथ एक पुलिस वाली और आगे आगे भी 2 पुलिस वाले, कुल 3 पुलिस वाले मैडम के साथ चल रहे हैं। लेकिन इस बार भी मैडम के हाथ में मोबाइल कान पर, बातचीत का सिलसिला अब भी जारी। तो ये 2 तस्वीर आपने देख ली। अब एक तीसरी तस्वीर दिखाते हैं 4 महीने पहले की। 4 महीने पुरानी तस्वीर, ये शायद 3 जुलाई की है। रात के 12:07 हुए हैं। सीसीटीवी कैमरे में एक लेडी दिखाई देती हैं जिनका पीठ हमारी तरफ है, और वो बहुत तेज़ कदमों से चली जा रही हैं। तो ये 3 तस्वीर आपको दिखा दी। तो ये तस्वीर आपने देख ली। अब कहेंगे कि इस तस्वीर की कहानी क्या है। तो ये जो मैडम नोएडा में आपको घूमते हुए दिखाई दे रही हैं और साथ में पुलिस वाले हैं, पुलिस वाला कार का दरवाज़ा खोलकर इन्हें बिठा रहा है, असल में ये एक भूत है। आप यकीन नहीं करेंगे, कहेंगे कि मजाक कर रहा हूँ। सचमुच ही एक भूत है। इसलिए ये भूत है कि इन मैडम का कत्ल 4 महीने पहले हो चुका है। 4 महीने पहले ये मर चुकी हैं, और इनके कत्ल का इल्ज़ाम किसी और पर नहीं बल्कि खुद इनके अपने पति के ऊपर लगा। और न सिर्फ इल्ज़ाम लगा बल्कि पुलिस ने उस पति को गिरफ्तार कर लिया। न सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया। न सिर्फ जेल भेजा बल्कि 3 महीना जब बीत गए तो जो एक तय मियाद होती है 90 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल करना, आरोप पत्र दायर करना, तो पुलिस ने चार्जशीट भी दाखिल कर दी। और चार्जशीट में इल्ज़ाम यही था कि इस पति ने अपनी पत्नी को किडनैप किया, किडनैप करने के बाद उसका कत्ल किया, कत्ल करने के बाद उसकी लाश को कहीं छुपा दिया। ये सब कुछ कानून के पन्नों में दर्ज है। पति अभी, जब मैं आपको कहानी सुना रहा, इस वक्त भी जेल में है, पिछले 4 महीने से। लेकिन जिस पत्नी के कत्ल का इल्ज़ाम है वो पत्नी भूत बनकर पिछले 4 महीने से नोएडा में घूम रही है। और अब जब उस भूत को कुछ लोगों ने पहचान लिया तो पुलिस पहुंची, और इस वक्त वो मैडम पुलिस के साथ है, कायदे से हिरासत में है। लेकिन इस वीडियो को देखकर कहीं से लगता नहीं है
कि ये हिरासत में है। ऐसा लगता है बल्कि पुलिस वाले उनकी रखवाली के लिए या उनके मुहाफिज बनकर चल रहे हैं, और वो लगातार हिरासत में भी, हाथ में फ़ोन, फ़ोन पर बातचीत और कंटिन्यू बातचीत चल रही है। तो आपने अभी अभी जो देखा वो एक जिंदा भूत है जो 4 महीने पहले जिनका कत्ल हो चुका है। अब पूरी कहानी क्या है, तो फिर आपको पूरी कहानी सुनाता हूं। इसी साल मार्च में बिहार के मोतिहारी इलाके में रंजीत कुमार नाम के एक लड़के की शादी होती है। शादी घर वालों की मर्जी से हुई थी। रंजीत पढ़ा लिखा, ठीक ठाक परिवार। रिश्ते की बात चली तो पड़ोस के गांव में एक लड़की जिसका नाम गुंजा, तो गुंजा के साथ रिश्ता तय होता है। दोनों परिवार राजी होने के बाद मार्च 2025 में गुंजा और रंजीत की शादी कर दी जाती है। शादी के कुछ दिन के बाद गुंजा अपने ससुराल पहुंच जाती है। अब गुंजा ससुराल में है, पति पत्नी दोनों खुश हैं। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ रहा है, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है तो गुंजा की जो हरकतें हैं वो ससुराल वाले अब नोटिस करना शुरू करते हैं। वो देखते हैं कि जब रंजीत यानी उसका पति चला जाता काम पर, तो गुंजा अपने मोबाइल पर लग जाती। पहले तो घर वालों को यही लगा कि बेचारी ससुराल आई है, मायके की याद आती है, माँ बाप भाई बहन से बातें होती होंगी। चलता रहा, लेकिन बातों का सिलसिला मिनटों से जब घंटों में तब्दील हो गया तब उन्हें शक हुआ। उन्होंने अपने बेटे को बताया कि बहू तो दिन भर फ़ोन पे ही लगी रहती है। अब रंजीत ने भी देखा कई बार जब उसकी छुट्टी होती, संडे को वो घर पे होता, तो उसकी बीवी दूर बैठकर कहीं फ़ोन पे लगी रहती और घंटों। रंजीत ने पूछा कि क्या तुम्हें घर वालों की याद आती है, माँ बाप भाई बहन? तो फिर मैं तुम्हें ले चलता हूँ, कुछ दिन वहाँ रह लो। कहती नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन धीरे धीरे अब रंजीत को भी शक होने लगता है। रंजीत अब उसका मोबाइल चेक करने की कोशिश करता है। गुंजा मना कर देती है। फ़ोन लॉक लगा रखा था उसने, वो उसको पासवर्ड पता नहीं, मोबाइल छूने नहीं देती, खोलने नहीं देती। अब रंजीत के दिल में शक पैदा होने लगा। कई बार इस बात को लेकर झगड़ भी पड़े दोनों। फिर आती है 3 मार्च की रात। 3 मार्च 2025। रंजीत और गुंजा एक कमरे में सो रहे थे। तभी 3 मार्च 2025 की उस रात देर रात आंख खुली तो रंजीत ने महसूस किया कि गुंजा उसके पास बराबर में नहीं लेटी हुई है। उसने देखा, बत्ती जलाई, देखा गुंजा है नहीं। बाहर निकला, दूसरे कमरों में देखा, वॉशरूम में देखा, कहीं नहीं। फिर अपने माँ बाप को उठाया, दरवाज़ा देखा, अंदर से कुंडी जो है खुली हुई है, वरना लोग लगा कर सोते हैं। अब उसे फिक्र होने लगी। वो बाहर भागा, बदहवास इधर उधर देखने लगा। रात को पड़ोसी भी जागे, कहीं है नहीं आसपास। ससुराल फ़ोन किया, उन्होंने कहा नहीं, यहाँ तो है नहीं। फिर सीसीटीवी कैमरा खंगाला गया। जब सीसीटीवी कैमरा खंगाला गया तो ये वही कैमरा है जो मैंने आपको शुरू में दिखाया। 3 मार्च बल्कि 3 जुलाई शादी के 4 महीने बाद की है। रात के 12:07 पर कैमरे में वक्त दिखा रहा है, और इस कैमरे में यही गुंजा, रंजीत की वाइफ, तेज़ कदमों से कुछ घबराई हुई सी घर से बाहर निकलती है और फिर तेज़ी के साथ ही कैमरे के फ्रेम से गायब हो जाती है। अब जब उसने देखा कि वो तेज़ कदमों से जा रही है, आसपास कहीं खबर नहीं, चारों तरफ ढूंढ लिया। अगले दिन 4 जुलाई को अब रंजीत अपने घर वालों के साथ अरेजा पुलिस स्टेशन है, वहाँ पहुँचता है मोतिहारी में, और वहाँ जाकर अपनी वाइफ की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा देता है। और वो ये भी बताता है कि रात को वो एक सीसीटीवी कैमरे में जाते हुए दिख रही है। पुलिस वाले कहते हैं वो कैमरा वैमरा छोड़ दो, वो हमारा काम है। गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखते हैं और फिर कहते हैं कि तुमने तो गायब नहीं किया। फिर कहते हैं देखो मैं तो ढूंढूंगा, लेकिन तुम भी ढूंढो, मिल जाए तो बताना। परेशान रंजीत कहता है ठीक है, वहाँ से निकल लेता है। ससुराल वालों को पता, ससुराल वाले भी पहुँच चुके थे। अब सब मिलकर इधर उधर अपने जानकार दोस्तों सबको ढूंढ रहे हैं, कहीं कोई नहीं मिल रहा है। तभी 7 जुलाई को अचानक गुंजा के घर वाले यानी रंजीत के ससुराल वाले उसी पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं और एक नई कंप्लेंट दर्ज करा देते हैं। वो कहते हैं हमें शक है कि रंजीत ने दहेज की वजह से हमारी बेटी को मार दिया, मारने के बाद लाश कहीं छुपा दी। अब वैसे ही 4 दिन से पुलिस
रंजीत ने जो शिकायत की उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, उल्टा कहा तुम ढूंढो। अब ससुराल वालों ने जब कंप्लेंट लिखी तो बस आनन फानन में पुलिस ने बिना कोई इंक्वायरी, बिना किसी जांच के सीधे रंजीत को गिरफ्तार कर लिया, एफआईआर दर्ज की। एफआईआर में ये था कि रंजीत ने अपनी बीवी गुंजा को किडनैप किया, उसे मार डाला और लाश कहीं छुपा दिया। अब हम उससे उगलवाएंगे कि लाश कहाँ छुपाई है। एफआईआर दर्ज, रंजीत गिरफ्तार। अब पुलिस के लिए मामला बड़ा आसान हो गया। कंप्लेंट पे बिना किसी तफ्तीश, बिना किसी जांच, बिना गुंजा को ढूंढे हुए, बिना उसकी लाश को ढूंढे हुए सारा इल्ज़ाम का ठीकरा रंजीत यानी गुंजा के ही पति पर डाल दिया और उसके बाद उसकी पुलिस कस्टडी ली, उससे पूछताछ की, एफआईआर दर्ज, पुलिस रिमांड पूरी हुई। लेकिन न गुंजा की लाश का सुराग मिला, ना ही रंजीत ने अपना जुर्म कबूल किया। पर पुलिस को इससे क्या फ़र्क पड़ता है। इसके बाद पुलिस हिरासत की मियाद खत्म हुई, रंजीत को भेज दिया गया जेल। अब रंजीत जेल में। कमाल का केस था कि लाश है ही नहीं और रंजीत जेल में अपनी पत्नी के कत्ल के इल्ज़ाम में। और अब पुलिस को लगा चलो एक केस खत्म। अब धीरे धीरे वक्त बीता। अब कानून ये कहता है कि किसी भी केस में 90 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल करनी है। अब 3 महीने हो गए रंजीत को जेल गए हुए। इधर बेचारे घर वाले रंजीत को जेल से बेल दिलाने के लिए अपनी तमाम कोशिश कर रहे हैं, वकील सब कर चुके। घर की जमा पूंजी अब धीरे धीरे खर्च होने लगी। बेल पे बेल रिजेक्ट हो रहा है क्योंकि पुलिस ने केस ऐसा बना रखा था। रंजीत बार बार चीख रहा है कि मैं तो बेकसूर हूँ, मैंने तो सीसीटीवी दिखाया। और कमाल ये कि सीसीटीवी एक एविडेंस है कि उस रात गुंजा अकेली जा रही है। अगर उसका कत्ल हुआ, उसका किडनैप किया गया तो उसके साथ कोई तो होना चाहिए, जबकि वो अकेली है। और ये भी विटनेस, सबूत और बाकी के सीसीटीवी कैमरे से पता चला कि उस रात रंजीत अपने घर से बाहर ही नहीं निकला। जिस कैमरे में गुंजा कह दे उस कैमरे में वो था ही नहीं। इससे ज़्यादा और सबूत क्या चाहिए। लेकिन पुलिस काम करना नहीं था, ईजिली केस को सॉल्व करना था, उन्होंने कर दिया। अब मुकदमा चल रहा है, पैसे खर्च हो रहे हैं, बदनामी अलग हो रही है। इस बीच में 3 महीने बीत गए। 3 महीने के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी। चार्जशीट में पूरी कहानी सुनाई कि दहेज कम मिला था, दहेज की वजह से लड़ाई झगड़ा चल रहा था। और फिर इसके बाद 3 जुलाई की रात रंजीत ने अपनी पत्नी को मार डाला। मारने के बाद उसकी लाश घर के बाहर ले जाकर कहीं छुपा दी, कहीं दफना दिया, गाड़ दिया, फेंक दिया। और रंजीत ही अपनी वाइफ के किडनैपिंग और मर्डर के लिए इकलौता एक्यूज्ड है। और फिर उन्होंने चार्जशीट में सारे सबूत भी दिखा दिए कि ये सबूत हैं, ये विटनेस है, इसने ये गवाही दी है। ससुराल वालों को भी कर दिया कि इनका भी ये कहना है, दहेज मांगता था, पीटता था। पुलिस का काम आसान। अब चार्जशीट दाखिल और अब ट्रायल शुरू होना था। 3 महीने के बाद चार्जशीट दाखिल हुई, 4थे महीने में अब ट्रायल और आरोप पत्र दाखिल होने वाले थे। इत्तेफाक से जब आरोप पत्र पर सुनवाई होनी थी और मोतिहारी की कोर्ट में, सेशन कोर्ट में इस पर अब जिरह शुरू होनी थी, अचानक एक फोन आता है नोएडा से मोतिहारी के और कहा जाता है कि रंजीत की जो बीवी है उसके भूत को नोएडा में देखा गया। कुछ लोगों ने देखा, पहचान लिया। बहुत सारे लोग नौकरी की तलाश में अलग अलग शहरों में एक ही इलाके के काम करते हैं। तो यहाँ से जब खबर गई तो फिर घर वालों तक खबर पहुंची। घर वाले भागे भागे पुलिस के पास गए। उन्होंने कहा साहब गुंजा तो नोएडा में देखी गई है, चलिए गुंजा को लेकर आते हैं ताकि रंजीत जेल से बाहर आ जाए। कमाल देखिए। अब फिर भी पुलिस का मोतिहारी कहते अच्छा नोएडा में देखी गई है गुंजा है उसकी भूत, ठीक है चलते हैं, बट जाएंगे कैसे। नोएडा दूर है मोतिहारी से, तो साधन वाधन कुछ इंतज़ाम किया जाए गाड़ी वाड़ी का। रंजीत के पिता को कहा जाता है आप गाड़ी का इंतज़ाम कीजिए, सफ़र का इंतज़ाम कीजिए, रास्ते में खाने पीने का इंतज़ाम कीजिए और हम पर्यटक टूरिस्ट की तरह आपके साथ चलेंगे। एक केस है जो मर्डर का केस है और उस पर पुलिस का ही रवैया। जबकि कानून ये है कि किसी भी केस में जो रजिस्टर हो गया है, अगर उसमें आपको कहीं कोई सुराग मिलता है, कोई अरेस्टिंग करनी है, कहीं से एविडेंस कलेक्ट करना है, तो पुलिस सरकारी खर्च पड़ जाती है। बाकायदा हर पुलिस, हर स्टेट सेंट्रल एजेंसियों को एक पुलिस में अलग से फंड होता है जो इन्वेस्टिगेशन के ऊपर खर्च किया जाता है और ये पैसे सरकार देती है। तो अगर मोतिहारी से नोएडा आना है, अब वो अलग बात है, डिपेंड करता है सिचुएशन पर कि आप ट्रेन से आ रहे हैं, कि आप प्लेन से आ रहे हैं, कि बाय रोड आ रहे हैं। लेकिन वो खर्च, वो बजट आप बिल दीजिए, अगर आपने गाड़ी हायर किया वो सरकार देगी, वो पुलिस देगी।
लेकिन यहाँ कमाल, पुलिस कहती है कि ठीक है चलेंगे, हम उसको लेकर तो आएंगे, लेकिन पहुँचे नोएडा कैसे, तो आप गाड़ी वाड़ी हायर कीजिए। अब मरता क्या ना करता, रंजीत के पिता एक गाड़ी हायर करते हैं, सब हो गया, कहते हैं अब आइए साहब। अब पुलिस वाले गाड़ी में बैठते हैं, वहाँ से अब पहुँचते हैं नोएडा। नज़दीक तो है नहीं, कई 100 किलोमीटर है। रास्ते में खाते पीते रंजीत के घर वालों का एक तरह से टूरिस्ट बनकर नोएडा पहुँचते हैं। नोएडा आते हैं, फिर शख्स ने बताया था कि यहाँ उसकी भूत देखी गई है, उसके बाद उधर जाया जाता है। फिर एक घर पहुँचती है पुलिस, नोएडा पुलिस की मदद से। घर की घंटी बजाई जाती है, दरवाज़ा खुलता है, अंदर 2 लोग दिखाई देते हैं। एक उसी रंजीत की पत्नी का भूत यानी गुंजा, जिसके कत्ल के इल्ज़ाम में रंजीत 4 महीने से जेल में, अभी भी जेल में, और दूसरा एक और शख्स। अब पुलिस दोनों से पूछताछ करती है, गुंजा को अपने साथ लेती है। ये जो वीडियो आपने देखा फ़ोन पर, ये उसी वक्त का है। तब भी गुंजा के हाव भाव वहीं पुलिस के साथ ऐसे चल रही है जैसे पुलिस वाले उसकी सिक्योरिटी दे रहे हैं, फ़ोन पे लगातार लगी हुई है। और इसके बाद खैर पुलिस अब इसे लेकर मोतिहारी पहुंचती है। अब जैसी ये कहानी सामने आई, एक रिपोर्टर पहुंचता है इसी थाने के जो मेन सबसे बड़े अफसर हैं, और बोलता है कि भाई ये क्या है, एक बंदा 4 महीने से जेल में है, अपनी ही बीवी के कत्ल का इल्ज़ाम है, आपने चार्जशीट दाखिल कर दी, पूरी कहानी सुना दी, सारे सबूत इकट्ठा करके कोर्ट में दे दिए कि यही है, बट उसके भूत तो नोएडा में घूम रही है 4 महीने से, तो आप कुछ कहेंगे? उस एरिया के जो पुलिस वाले बड़े साहब हैं, उनका आप जवाब सुनेंगे तो हंसी आ जाएगी। ऐसा लग रहा था वो पुलिस वाले हैं ही नहीं, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो नेता या मंत्री है। उन्होंने कहा कि असल में साहब जब ये हुआ जुलाई में, जब वो गुंजा गायब हुई या उसका कत्ल हुआ, तब मैंने यहाँ आकर पद ग्रहण किया ही नहीं था। अब पद ग्रहण हिंदी का एक शब्द है, मतलब आपने चार्ज नहीं लिया तो समझ में आता है। पद तो ग्रहण अमूमन मंत्री लोग करते हैं। अब आपको लगे मैं मजाक कर रहा हूँ तो पहले ये पुलिस वाले साहब से ही सुन लीजिए क्या कह रहे हैं वो। सर, जिस लड़की की हत्या के आरोप में पति को आप पुलिस ने जेल भेजा, वो लड़की बरामद होगी, क्या है पूरा मामला? ये हमारे पदभार ग्रहण से पहले का मामला है, और इसमें जो लड़की जो गायब हुई, उसके माता पिता कहीं पे उनको फ़ोटो वगैरह ये सब प्राप्त हुआ, उसके आधार पर ये थाना पर आके बताया कि हमारी बेटी को ये जो उसके पति हैं और उसके घर वाले लोग उसको मार के गायब कर दिए। तो इसमें उसका जो लड़की है उसका पति जेल चला गया, और बाद में इस केस में कुछ ऐसा सूत्र आया, उस पर हम पुलिस वाले लोग, अनुसंधानक लोग और राज थाना लगे हुए थे, जिसमें कि नोएडा से वो लड़की सकुशल बरामद हो गई है और इसमें आगे की प्रक्रिया की जा रही है। लड़की नोएडा में क्या अपने प्रेमी के साथ रह रही थी? जी, प्रेमी के साथ पकड़ाई है। प्रेमी का क्या है? अभी उसमें जांच किया जा रहा है। उसे क्या जेल भेज दिया गया? देख लेते हैं, आपको पुष्टि कर दिया जाएगा। तो जी इन्होंने पद ग्रहण नहीं किया था। अरे पद ग्रहण जब कर लिया उसके बाद भी तो ये केस था, आप ही के तो टाइम में चार्जशीट दाखिल हुई, 3 महीने बाद फिर ये आपने पूरे फर्जी चार्जशीट में गवाह सबूत ये सब कहाँ से आपने पेश कर दिया कोर्ट में उस शख्स के खिलाफ जिसकी पत्नी के कत्ल का इल्ज़ाम है। आज तक लाश नहीं मिली, कोई सर्कमस्टेंशियल एविडेंस नहीं मिला, और आप कह रहे हैं तब पद ग्रहण नहीं किया था। तो अब क्या कर रहे थे आप पिछले इतने महीनों से? और जब सब हो गया तो बेचारे उसी घर वाले को आप पीस रहे हैं कि भैया अगर मिली है भूत तो चलो भूत से मिलने के लिए गाड़ी तुम लेकर आओ। ये कैसी पुलिसिंग है? खैर अब ये पद ग्रहण पता नहीं आगे कितनी बार और करेंगे, लेकिन तमाशा बन गया। तो अब खैर 4 महीने पहले जिसका की हत्या हो चुकी थी, कत्ल हो चुका था, वो गुंजा भूत बनकर नोएडा में मिल गई। अब सवाल ये था कि ऐसा हुआ क्यों? तो पूरी कहानी कुछ और ही थी। कहानी ये थी कि गुंजा की जब रिश्ते की बात चली तो ऑलरेडी गुंजा अपने गांव में एक लड़के से प्यार करती थी। 2023 से वो एक रिलेशनशिप में थी और वो उससे शादी करना चाहती थी। इस बीच में एक शरीफ लड़का दिखाई दिया घर वालों को, रंजीत,
और उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पुरानी कोई जानकारी थी नहीं कि गुंजा गांव के किसी लड़के से प्यार करती है। तो उन्होंने रंजीत के साथ गुंजा का रिश्ता तय कर दिया। गुंजा ने भी सच बताया नहीं, खामोशी के साथ रंजीत के साथ शादी कर ली। लेकिन शादी के बाद पुराना प्यार जिंदा रहा और फिर वो अपने पुराने प्रेमी से कहती कि तुम्हारे साथ रहना है, कुछ करो। अब उसका आशिक नोएडा में जॉब करता था। तो फिर ये प्लान, ये तरकीब बनाई गई कि एक रोज़ गायब हो जाते हैं और नोएडा जैसे शहर में हम लोग अपनी एक नई जिंदगी बसाएंगे। गुंजा के भी मन में ये नहीं था कि उसके कत्ल वत्ल के इल्ज़ाम में अपने पति को फंसाए। इसके बाद वो 3 जुलाई की रात खामोशी से अपने घर से निकल जाती है। प्रेमी पहले से मौजूद था कहीं दूर। फिर दोनों वहाँ से अलग अलग रास्तों से होते हुए नोएडा आ जाते हैं। नोएडा में प्रेमी पहले से काम कर रहा था, अब उसी के घर में दोनों रहने लगते हैं और 4 महीने तक यहाँ आराम से हैं। उसके पीछे में ये हुआ कि उसी गुंजा के कत्ल के इल्ज़ाम में उसके पति को पुलिस ने पकड़ लिया, सिर्फ अपनी नाकामी, अपनी लापरवाही को छुपाने के लिए। वरना वो सीसीटीवी कैमरा ऐसा चश्मदीद, एक तरह से गवाही या सबूत कहें आप, कि जिस पे कोई भी एक समझदार पुलिस वाला जांच करता तो ये नौबत नहीं आती। लेकिन गरीब रंजीत कुमार को अपनी ही बीवी के कत्ल के इल्ज़ाम में पुलिस ने गिरफ्तार कर सारा इल्ज़ाम उसी पर धर दिया। 4 महीने से बेचारा वो जेल में। अब गुंजा या उसकी भूत जो भी कहें मिल गई है, अब वही पुलिस जाएगी कोर्ट में। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा जाने के बाद वो ये कैसे कहेंगे कि ये जो भैया चार्जशीट, इतना चार्जशीट छोटा मोटा नहीं होता, कई 100 पन्नों का होता है। तो कई 100 पन्नों के झूठ उस पुलिस ने कैसे लिखवाए होंगे, मैं तो ये सोचकर हैरान हूं। कम से कम 300-400 पन्नों की चार्जशीट होगी। 300-400 पन्ने झूठ का पूरा पोथा कैसे बैठ के वकील को लिखवाया होगा। मैं तो वाकई मतलब दाद देता हूं ऐसे पुलिस वालों को। तो उम्मीद ये की जानी चाहिए कि अगले 1-2 दिन के अंदर रंजीत बाहर आ जाएगा, क्योंकि जिसका कत्ल किया वो कत्ल तो कभी हुआ ही नहीं, उसने किया नहीं बल्कि हुआ ही नहीं।